बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 को एंड किया था। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.4। तो 7.4 में सबसे पहले बच्चों आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट का, या जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, या इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों देखें, इसका नाम ही बता रहा है आपको कि अब आप क्या करने वाले हो, दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करने वाले हो तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलने वाली है। तो जब बच्चों आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और आपको वेक्टर क्वांटिटी ही आंसर में मिल जाए तो उसको आप क्या कहते हो, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है, लेट यू एंड वी बी द टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो वेक्टर जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी रिटन एज, इसको हम लिखेंगे यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज डिफाइंड एज। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू यू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये बस फर्क आने वाला है। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में आपने कुछ इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी, यू डॉट बी इक्वल टू यू बी कॉस थीटा। यहाँ पे यू वी साइन थीटा है एक तो, और साथ में यहाँ पे क्या है, एन यूनिट वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी। थीटा जो है वो यू और वी के दरमियान एंगल है, सच दैट थीटा बिलोंग्स, थीटा जो है ये जीरो से बड़ा है या जीरो है, या फिर ये लेस देन 180 है। यानी कि जो थीटा है एंगल है ये वो जीरो से 180 के दरमियान होने वाला है। एंड एन इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ यू एंड वी। और जो एन यूनिट वेक्टर है ना, वो यू और वी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, कैसे आप ऑब्टेन करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द यू एंड वी, बोथ यू एंड वी। ठीक है, तो होगा कैसे बच्चों, आप जो एन की डायरेक्शन है आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको राइट हैंड रूल से डिफाइन करेंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी या किस तरह की इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो है क्रॉस प्रोडक्ट में फर्दर क्या है आपके पास, ज़रा देखिए। विद डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, ये चले पिछले वो पैराग्राफ को कंप्लीट किया गया कि जो एन है जो उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ रिजल्ट आपने याद रखने हैं, ये रिजल्ट हमने यूज़ करने हैं क्वेश्चन में, तो इनको भी माइंड में रखिएगा। तो वो है आई क्रॉस आई इज इक्वल टू, फर्द कर लें इस पे आप क्रॉस प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन लगाते हैं तो क्या डेफिनेशन लगेगी, आई की मैग्नीट्यूड इंटू आई की मैग्नीट्यूड साइन जीरो। अब साइन जीरो क्यों लगाया, कि आई का अपने ही साथ एंगल 0 डिग्री के इक्वल होता है। रिमेंबर ये सिर्फ आई के लिए नहीं है, किसी भी वेक्टर का अपने ही साथ जो है वो एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और साथ में क्या आ गया, एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे एन की बजाय आप जे या के भी लिख सकते हो, क्योंकि आई के परपेंडिकुलर होता है ना जे भी और के भी। तो आप यहाँ पे एन की बजाय जे और के भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली आप एन भी लिख रहे हो तो काम चल जाएगा। तो बच्चों क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है तो दैट्स वाई ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, जीरो। तो एक बात यहाँ से ये भी आइडिया होगी कि बच्चों आपके पास अगर कोई भी वेक्टर है ना, उसका अपने ही साथ जब आप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर हमेशा जीरो आने वाला है। सिमिलरली बच्चों जे क्रॉस जे भी जीरो के इक्वल है, के क्रॉस के भी जीरो के इक्वल है। और जब आप आई क्रॉस जे यानी कि डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो फिर क्या होने वाला है, यानी कि आई जे और के की बात हो रही है। आई क्रॉस जे बच्चों आपके पास आएगा आई की मैग्नीट्यूड इंटू आई जे की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 क्यों आया, क्योंकि आई जो है ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जे जो है ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है। दैट्स वाई आपने यहाँ पे साइन 90 डिग्री। और आई और जे के परपेंडिकुलर क्योंकि जी एक्सिस होती है और जी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के होता है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे के लिखा है। तो बच्चों ये फिर आपके पास क्या आएगा, आई क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, जे यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 इस ये 1 के इक्वल होता है, और साथ में क्या है के यूनिट वेक्टर, तो एज इट इज आ जाएगा। यानी कि ये 1 × 1 × 1 ये तो 1 आ जाएगा बच्चों, और साथ में क्या है के यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल है। सिमिलरली जब आप जे क्रॉस के फाइंड करेंगे तो वो आई के इक्वल आएगा, और जब आप के क्रॉस आई फाइंड करेंगे तो वो जे के इक्वल आएगा। हाउ टू रिमेंबर इट, इसको आप कैसे, फिजिक्स में भी आपने ये सर्कल एक याद किया था
कि एरो की डायरेक्शन आपने क्या करनी है आई जे और के की तरफ, यानी कि तरतीब सीधी रखनी है आई जे के अल्फ़ाबेटिकली। तो अगर आई क्रॉस जे होगा तो उसका आंसर क्या आने वाला है के, जे क्रॉस के क्या होगा उसका आंसर आएगा आई, के क्रॉस आई क्या होने वाला है बच्चों जे के इक्वल आने वाला है। अगर ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाए यानी कि आप आई क्रॉस के फाइंड करेंगे तो वो माइनस जे के इक्वल आएगा, के क्रॉस जे फाइंड करेंगे तो माइनस आई के इक्वल आएगा, जे क्रॉस आई फाइंड करेंगे तो माइनस जे के इक्वल आएगा, इन केस के आप डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अब जरा एक और सिनेरियो अंडरस्टैंड कीजिए, यू क्रॉस वी जो है ना, ये यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एनी यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे अगर आप ना यू और वी की जगह आपस में चेंज कर दें तो ये क्या होने वाला है बच्चों, तो अगर आप यू और वी की ना डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब यू क्रॉस वी की बजाय अगर आप वी क्रॉस यू फाइंड करते हो तो इन दैट केस क्या होने वाला है, पहले एंगल आपने यू से वी कैलकुलेट करना था, अब आपने एंगल कहाँ से कैलकुलेट करना है, वी से यू, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एंगल क्या हो जाएगा, इन दैट केस नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपने वी को पहले लिख लिया यू को बाद में लिख लिया, ठीक है, तो फिर ये साइन माइनस थीटा हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो इसका नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो ये वी यू साइन थीटा इंटू एनी यूनिट वेक्टर किया तो वी क्रॉस यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यू क्रॉस वी जो है ये माइनस वी क्रॉस यू के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं है बल्कि ये अपने नेगेटिव क्रॉस के इक्वल, अगर आप जगह इनकी चेंज कर देंगे यू क्रॉस वी की बजाय वी क्रॉस यू कर लेंगे, ओके। तो अब इसकी हम चलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन बच्चों क्या है कि अगर आपके पास है दो वेक्टर्स a1 b1 c1 साथ में आई जे के भी हैं, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है वी फर्दर कर लीजिए a2 i b2 j और c2 k, देन यू क्रॉस वी क्या होने वाला है, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। पहली रो में बच्चों आ जाएगा आई जे एंड के, दूसरी रो में क्या आएगा, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स आएंगे, पहला वेक्टर क्या है यू, तो यू के कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1, और फिर तीसरी रो में क्या आएगा, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट, सेकंड वेक्टर क्या है वी और बी के कोफिशिएंट है a2 b2 एंड c2, ओके हो गया बच्चों। तो अब ये डायरेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आप इनको ना ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से चेक करेंगे ना, मतलब कि आप यू क्रॉस वी फाइंड करें तो होगा क्या, a1 a2 आएगा, साथ में आएगा आई क्रॉस आई तो वो जे और ज़ीरो हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, a1 आई को b2 जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा a1 b2 आई क्रॉस जे, तो वो आ जाएगा a1 b2 और साथ में आ जाएगा k, ठीक है। तो बात सारा सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिटर्मिनेंट की शक्ल में ही आ जाएगा, आप उसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख सकेंगे। तो बेहतर है कि आप इसको डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिए, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू आई जे के, और फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। अब कुछ और ये एक नोट है, आपने इसको भी माइंड में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। तो वो बच्चों क्या है, अगर आपके पास है ए क्रॉस बी, अब यू वी की वजह मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ए क्रॉस बी, रिमेंबर कि वेक्टर कोई भी हो सकता है और लेकिन क्रॉस का रूल सबके लिए सेम होने वाला है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ये हम जानते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। अगर अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दें, दोनों तरफ क्या कर दिया आपने, मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दी, तो फिर क्या आने वाला है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट सी भी ये साइन थीटा भी कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड इसको कुछ भी नहीं करेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो वेक्टर की आप ले रहे हो ना, तो ये कांस्टेंट जो होता है बेसिकली आप इसको इस सिनेरियो में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्द कर लीजिए, आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू वैक्टर वी, तो इन दैट केस क्या होगा बच्चों, टू कोफिशिएंट कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा और वेक्टर वी की ही आप बस मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई आपने सिर्फ यहाँ पे एन पर मैग्नीट्यूड अप्लाई की है, ओके बच्चों। और क्योंकि एन तो यूनिट वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 1, यानी कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बराबर आ गई ए बी साइन थीटा के, तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के इक्वल आ गई। और ये आपने माइंड में रखना है, याद रखना है, ये काम आएगा आपके पास कब, जब आपने साइन थीटा ओनली फाइंड करना हो, ठीक है, ये तब काम आएगा, या यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तब ये आपको डेफिनेशन काम आएगी। कैसे काम आएगी देखिए, अब जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या बनी है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, तो अगर आप इसको यहाँ पे इसको 1 कह लीजिए, अगर आप इस इक्वेशन को इसमें सेट कर दें ना तो राइट साइड पे क्या बनेगा, यहाँ पे ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या आ गया, ए क्रॉस बी, और साथ में एन यूनिट वेक्टर ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो अगर ये आप ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को लेफ्ट साइड पे लाके डिवाइड कर दें तो ये आएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू एन यूनिट वेक्टर।
तो बच्चों वैसे भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में बात भी की थी कि किसी भी वेक्टर का अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो सिंपल आपने क्या करना होता है, आप गिवन वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जस्टिफिकेशन आ गई। आपने एन यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया है, ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने काफ़ी जो है वो थ्योरी डिस्कस कर ली है। तो एक्सरसाइज 7.4, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। रिमेंबर के क्वेश्चन आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट का दो तरह से पूछेगा। एक तो आपको इसी तरह से पूछ सकता है जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी फाइंड कीजिए, या कहेगा बी क्रॉस ए फाइंड कीजिए। या जो यूनिक मेथड है वो इस तरह कह सकता है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहेगा कि वो वेक्टर फाइंड करें जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो रिमेंबर के ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन होता है, ए क्रॉस बी और या बी क्रॉस ए। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या करना है, फिर ए क्रॉस बी ही बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ही एक्चुअली फाइंड करना होता है। तो ये माइंड में रखिएगा, चाहे ए क्रॉस बी फाइंड करें चाहे बी क्रॉस ए फाइंड करें, दोनों ही ए और बी के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जाकर वो जिक्र इस तरह का करेगा भी, तो वो आपने माइंड में रखना है। तो आपको बच्चों दो वेक्टर दे दिए हैं, एक ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है। और क्या बच्चों आपसे कह रहा है, आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है, बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है। तो चलें पहले ए क्रॉस बी तो फाइंड करके देखते हैं ना। तो बच्चों ए क्रॉस बी आपने कैसे फाइंड करना है, पहली रो में आप लिखेंगे आई जे के डिटर्मिनेंट में। ठीक है, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, सेकंड रो में पहला वेक्टर ए है, तो ए के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 है, आई के साथ 2, जे के साथ 1 और के के साथ -1 यहाँ पे बच्चों आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बी जो है ये सेकंड वेक्टर, तो बच्चों इसमें आई के साथ 1 है, जे के साथ -1 और के के साथ +1 है। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप, आई होप कि आपको याद होगा डिटर्मिनेंट का रूल। आप इसको रो 1 से अगर एक्सपेंड करें तो आप पहली रो का पहला एलिमेंट लिखते हो, फिर पहला कॉलम छोड़ देते हो, फिर आप क्या करते हो, बाकी जो बची है ना ये सेकंड रो में ये वाला खाना बचता था। ठीक है, तो आप इसको करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला एलिमेंट लिखा, पहला कॉलम छोड़ दिया, तो ये आएगा 1 × 1 1 माइनस फार्मूले का, और फिर -1 मल्टीप्लाई हो गया +1, तो 1 -1 आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट की आप साइन चेंज करते हो और फिर सेकंड रो को छोड़ देते हो, तो ये आएगा 2 × 1 = 2, फिर आएगा माइनस फार्मूले का और 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये +1 हो जाएगा बीच में। फिर आप बच्चों लिखेंगे थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो का के, और फिर तीसरा कॉलम छोड़िए, तो ये 2 × 1 = 2 माइनस का 2, और फिर माइनस फार्मूले का और 1 1 = 1, तो -1 आ गया। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, ये 1 × 1 0 0 आई, -2 + 1 3 जे, माइनस का -3 के आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी को आपसे कह रहा है कि भाई इसको आप वेरीफाई भी करें कि ये ए और बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं लास्ट एक्सरसाइज में हमने डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया था कैसे, कि बच्चों अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें और वो आ जाए 0 के इक्वल, तो हम कहते हैं दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर। अब ये ए क्रॉस बी जो है ये दो वेक्टर नहीं है, माइंड में रखिएगा कि ए क्रॉस बी को आपने फाइंड किया तो ये एक वेक्टर आ गया। ओके, अब ये वाला वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और यही वाला वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो आप क्या करें, इसी वेक्टर का पहले ए के साथ डॉट फाइंड करें। तो आपने लिखा ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ए आपके सामने है बच्चों 2i + j - के, 2i + j - के डॉट ए क्रॉस बी, ये बच्चों आया है 0i - 3j - 3 के। ओके, तो फिर बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई डॉट कैसे फाइंड करते थे, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से 2 × 0 0 1 × -3 -3 -1 × -3, तो ये प्लस का 3 आ गया। 0 -3 + 3, तो ये कट के क्या आ गया बच्चों 0। तो जिसका मतलब है ए जो है वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका डॉट क्या आ गया 0। आप सिमिलरली आप क्या करेंगे बच्चों, ए क्रॉस बी का बी के साथ भी डॉट फाइंड कर लें। तो जब आप इसका बी के साथ डॉट फाइंड करेंगे बच्चों, तो आएगा बी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले आपने बी लिखा और बी की वैल्यू क्या है बच्चों, आई - जे + के, और फिर बच्चों आपने क्या करना है, डॉट लगा देना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी भी बच्चों आपने अभी फाइंड किया है 0i - 3j - 3 के। तो फिर डॉट आप जब फाइंड करेंगे बच्चों, तो कैसे फाइंड करेंगे, आई कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई, तो 1 × 0 0 -1 -3 + 3,
+1 -3 तो ये भी कट के क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो दैट मीन्स के बी भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, ये प्रूव भी कर लिया। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपने फाइंड करना है बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन में आपको बच्चों दोनों चीज़ें कही गई हैं कि आपने ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है, ठीक है, और आपने बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है, ठीक है। और फिर बाद में वेरीफाई क्या करना है आपने बच्चों, बाद में वेरीफाई ये करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो बी क्रॉस ए बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल वही तरीकाकार है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे भी। तो आपने क्या करना है, पहली रो में आई जे के लिखा, फिर पहले वेक्टर बी है ना, तो अब बच्चों क्या करेंगे, पहली रो में आप बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो बी के कोफिशिएंट्स क्या है, मैं आपको बी दिखा देता हूँ, ज़रा देखिए आपको सामने नजर आ गया। तो बी के कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों, 1 -1 +1। तो ये देखिए 1 -1 +1, और फिर बच्चों सेकंड वेक्टर है ए, तो ए के कोफिशिएंट जो है वो लास्ट रो में लिखेंगे। तो बच्चों को क्या आएगा, 2 1 -1। ओके, 2 1 -1। ओके, तो अब बच्चों आपने सिंपल जैसे आपने पहले वो डिटर्मिनेंट फाइंड किया या पार्ट 1 में भी आपने सीखा हुआ है, तो यहाँ पर भी फाइंड कर लीजिए। तो पहली रो से एक्सपेंड अगर आप करेंगे तो पहले आपने आई लिखा, पहली रो को नहीं लिखना होता, ठीक है, इसको बारी बारी लिखना है। पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज, तीसरा एलिमेंट एज इट इज, ठीक है। तो जब आपने पहली रो का एलिमेंट लिखा ना, तो फिर पहला कॉलम छोड़ देना पहले नंबर पे, फिर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 +1 माइनस फार्मूले का 1 × 1, तो ये -1 आ गया, कट के 0 हो जाएगा। सेकंड में जीरो -j, दूसरे का साइन चेंज, और फिर दूसरा कॉलम छोड़ देना है बच्चों। दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × 1, ये -1 है तो -1 आ गया, माइनस फार्मूले का तो 1 2 * 2, तो यहाँ पे 2 आ गया बच्चों। सिमिलरली बच्चों लास्ट पे आएगा के, और फिर तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये आ गया 1 + 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 0i + 3j + 3k। तो ये नॉलेज के लिए या कॉन्सेप्चुअली अगर आप अंडरस्टैंड करें ना, तो बच्चों ज़रा गौर करें, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में बस माइनस का फ़र्क आया है, ठीक है। ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया तो बच्चों है वो 0i - 3j - 3k। तो बी क्रॉस ए क्या है, 0i + 3j + 3k। आप यहाँ पे ना प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि ए क्रॉस बी तो आ गया है, और आप फिर लिखेंगे सिंस वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -b क्रॉस ए। तो ये बी क्रॉस ए आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ना आपकी, तो इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आगे भी सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी कि आप सिर्फ क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आप इसको साइन चेंज कर देंगे, तो बी क्रॉस ए आपके पास आ जाएगा। ओके, तो अब बच्चों आपने ये भी प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है कि ये क्या है बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर है ए और बी के। तो आपने क्या किया बच्चों, फिर देखें ए के साथ डॉट पहले लेंगे बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का डॉट ए के साथ, तो ए डॉट बी क्रॉस ए जब आपने वैल्यूज पुट की तो 2 × 0 0 आ जाएगा बच्चों, 1 × 3 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो ये इसका मतलब है कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। सिमिलरली बच्चों आप बी डॉट बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो पहले आप बी वेक्टर लिखिए बच्चों, i - j + k, और फिर आप डॉट बी क्रॉस ए लिखेंगे, 0i + 3j + 3k। तो यहाँ पे 1 × 0 0 आ जाएगा, -3 + 3 -3, और k × 3 बच्चों ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, k यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 1 = 3 आ जाएगा। तो ये भी बच्चों क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे भी डॉट 0 आ गया, तो बच्चों आप फिर कहेंगे कि बी जो है ये परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट जो है इसी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 के भी कितने पार्ट हैं अभी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट आपके सामने है बच्चों। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया, तो आप इसको एक नज़र देख लीजिए, आपने यहाँ पे भी क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी आप सिंपल वैसे ही करेंगे, पहली रो में आई जे के, फिर ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे, देखिए पहली रो में आएगा ए, पहली रो में तो आई जे के आने वाला ना, दूसरी रो में पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। पहला वेक्टर क्या है ए, तो ए के कोफिशिएंट्स क्या है, आई और जे सिर्फ लिखा हुआ है ना, आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, क्योंकि के यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। फिर सिमिलरली वेक्टर बी है, तो आप इसका जब क्रॉस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तीसरे वेक्टर में इसको लिखेंगे ना, तीसरी रो में बी की जगह पे, तो ये आएगा 1 - 1 × यहाँ पे भी के नहीं है तो 0 आ जाएगा। आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कीजिए,
तो पहली रो लिखी ना, पहला एलिमेंट उसका लिखा, फिर पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये देखें, ये फिर आपके पास जो बचा ना 1 -1 0 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज किया, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ा, तो यहाँ पे भी फिर तीसरा कॉलम दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 0 0, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी आंसर 0 आ जाएगा। फिर प्लस के लिखा बच्चों, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, थर्ड कॉलम अब छोड़ देना है, तो ये 1 × 1 -1, माइनस फार्मूले का, तो 1 × 1 ये भी -1 आ गया, तो 0i -0j तो आ गया -2k। तो ये बच्चों आपके पास a क्रॉस b की वैल्यू आ गई। तो जब a क्रॉस b की वैल्यू बच्चों आ गई, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको प्रूव करना है कि ये है परपेंडिकुलर टू दी बोथ a एंड b। तो आप क्या करेंगे बच्चों, चलें a क्रॉस b यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको फिर साइड पे कर लेता हूँ। तो चलिए बच्चों, a क्रॉस b आपके सामने है, तो आपने अब क्या करना है, इसका डॉट ले लेंगे, a के साथ भी डॉट ले लेंगे बच्चों, और फिर b के साथ भी डॉट ले लेंगे। चलें a के साथ डॉट फाइंड करेंगे, तो a डॉट a क्रॉस b, तो a क्या है i प्लस j, डॉट a क्रॉस b ये आया 0i 0j -2k। तो बच्चों जब आप इसका डॉट लेंगे तो i कंपोनेंट को i से कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 0 0 आ जाएगा, 1 × 0 ये भी 0 आ गया, क्योंकि पहले वेक्टर में तो k है ही नहीं, तो k का कोफिशिएंट यहाँ पे फिर क्या हुआ 0, तो यहाँ पे आ गया 0 × 2, तो वो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा। तो ये सारे 0 तो प्लस माइनस होके ये सारे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, देखें डॉट आ गया ना 0, तो इसका मतलब है a जो है वो परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के। अब उसके बाद b क्रॉस a फाइंड करेंगे, तो ऐसे ही आपने क्या किया, b की वैल्यू पहले पुट की, तो i - j लगा दिया, फिर डॉट लगा के a क्रॉस b लिखेंगे, तो 0i -0j -2k। अब पहले i के साथ 1 है और इसके साथ 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ j के साथ -1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब पहले वेक्टर में तो k है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 0, और यहाँ पे -2 है, तो 0 -2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब है भाई b का डॉट भी जब आपने लिया ना a क्रॉस b के साथ, तो वो 0 आ गया, तो इसका मतलब b जो है वो a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है। अब सिमिलरली आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, बी क्रॉस ए फाइंड करोगे, तो बी क्रॉस ए फिर आप यहाँ पे साइन बस चेंज कर लीजिए, यानी कि +2k इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी क्रॉस ए ये देखिए +2k सिर्फ आया हुआ है, हमने हल किया। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या करें, ए डॉट बी क्रॉस ए फाइंड करें, तो ए की वैल्यू है i + j। तो अब यहाँ पे डॉट लेंगे किसके साथ, बी क्रॉस ए, जिसका आंसर 2k आ चुका हुआ है। तो ये देखें, अब बच्चों यहाँ पे i और यहाँ पे i 0 है, तो 0 आ गया। अब यहाँ पे j का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे j नहीं है, तो यहाँ पे 0 है फिर, तो ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे पहले वेक्टर में तो k नहीं है, तो यहाँ पे k का कोफिशिएंट है 2, तो 0 × 2 भाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब है a जो है ये b क्रॉस a के परपेंडिकुलर है। अब सिमिलरली बी डॉट बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो वो भी ऐसे ही जब आप करेंगे तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है भाई बी भी ए क्रॉस बी के बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। ओके हो गया बच्चों। तो तो बच्चों तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट हो, सब में आपने यही काम करना है। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 3 है, a = 3i - 2j + k और b = i क्रॉस j i + j। ठीक है, तो आपने बच्चों यहाँ पे भी क्या करना है, a क्रॉस b फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना हम सीख चुके, आप फाइंड कीजिएगा। फिर आपने बच्चों आई a क्रॉस b फाइंड जब कर लिया, तो आपने इसका फिर क्या करना है, a के साथ डॉट लेंगे और फिर वो 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि a इज़ परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b। फिर आप बच्चों b का डॉट फाइंड करेंगे a क्रॉस b के साथ, तो वो भी 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि b जो है वो भी परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के। तो अब बच्चों जब आप एक बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आपने वही काम यहाँ पे भी करना है। तो ये आपके सामने मैं क्वेश्चन गुजार रहा हूँ बच्चों, इसको एक नज़र देख लीजिए और ये अब आपने खुद कर लेना है। ठीक है, हमने दो को डिस्कस कर लिया ना, तो बी क्रॉस ए फाइंड किया, ए के साथ डॉट फाइंड किया, 0 आ गया, तो हमने कहा ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। बी के साथ डॉट फाइंड किया, 0 आ गया, तो हमने कहा बी परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। अब चौथा पार्ट भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, आपको बस समझने के 4 पार्ट दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए। अब a = दिस वन, b की वैल्यू गिवन है बच्चों, a क्रॉस b फाइंड करें, जैसे आपने b भी फाइंड किया है। तो बच्चों a डॉट a क्रॉस b फाइंड करेंगे, 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे a परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के। b के साथ डॉट फाइंड करेंगे a क्रॉस b का, वो भी 0 आ जाएगा, तो आप कहेंगे b परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के। ओके बच्चों,
तो फिर आपने क्या करना है, बी क्रॉस ए फाइंड कर लेना है। तो बी क्रॉस ए जब आप फाइंड करेंगे तो वो बच्चों आपके पास आ जाएगा जीरो के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि बी क्रॉस ए आएगा -3i -0j + 6k। तो जब आप इसका ए डॉट बी क्रॉस ए करेंगे ना, तो वो आपके पास हल करने के बाद 0 आ जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस ए के। और फिर आप बी डॉट बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, वो भी 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए। ओके बच्चों, तो अब आप आ जाइए, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपने क्या करना है, कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई है ना, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसका, क्वेश्चन ये है किसका। तो वो उसका आंसर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कहता है भाई आपने उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो आपने उनके बीच में साइन भी फाइंड करना है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। तो आपने पहले लेट कर लिया कि एन बी द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो एन यूनिट वेक्टर हमने अभी देखा था कि वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो यानी कि करना आपने यहाँ पे भी यही है कि ए क्रॉस बी फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है और मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। पहले बच्चों आप ए क्रॉस बी फाइंड करिए। तो आई जे के लिखा पहली रो में, दूसरी रो में आपने वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखे, तीसरी रो में आपने वेक्टर बी के कोफिशिएंट लिखे। और फिर इसको रो 1 से एक्सपेंड जब करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, पहली रो का पहला एलिमेंट आई लिखा, फिर पहला कॉलम छोड़ दिया। तो 6 एक बार 6 जमा का 6 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस फार्मूले का। और 3 3 बार 9, माइनस का 9 तो ये माइनस पहले ही था तो जमा 9 हो गया। फिर दूसरी रकम के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करना है, आपने माइनस लगाना है। फिर दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2 एक बार 2 नफी का 2, 4 3 बार 12, तो नफी का 12 तो माइनस भी फार्मूले का भी आएगा ना, तो ये जमा 12 हो जाएगा। प्लस के इंटू थर्ड कॉलम छोड़िए तो ये आएगा 2 3 बार 6 और 6 4 बार 24 जमा का हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस फार्मूले का भी तो है ना। तो इस तरह फिर आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 6 15 आई माइनस ये, अब देखें ना, -2 जमा 12 तो ये प्लस का 10 आ जाएगा ना, लेकिन माइनस पीछे है तो माइनस का 10 हो गया। 6 और 24 कितना आ जाएगा, 30 के 30 के आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास ए क्रॉस बी आ गया ना, तो आपने इसकी फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आई के साथ कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर, फिर प्लस लगा के जे कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस लगा के कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर जमा 30 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर लेंगे 225 आएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 आ जाएगा, 900 1000 1100 1225 आ जाएगा। तो 1125 का जब आप जजर फाइंड करेंगे तो 335 आ जाएगा। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, यूनिट मैग्नीट्यूड आ गया ना, तो फिर आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, आप वेक्टर को उसी ही की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो बच्चों आपने क्या किया, फिर ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 15 आई नफी 10 जे जमा 3 के 30 के आ जाएगा बच्चों, कैसे, ए क्रॉस बी जो आपने फाइंड की है। और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी की आई है हमारे पास 35, तो 35 आपने नीचे लिख दिया। तो फिर बच्चों 15/35 कर दिया, साथ में आई नफी 10/35 साथ में जे जमा 30/35 साथ में के आ जाएगा। और फिर बच्चों आपने क्या करना है, एन यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। कैसे आ गया आपके पास, ये कैंसिल होता है ना 5 से, तो 5 3 बार 15 आप इसको लिख लीजिए, 5 3 बार 15, 5 7 बार 35, 5 2 बार 10, 5 7 बार 35, 5 6 बार 30, 5 7 बार 35। ठीक है, तो ये आपके पास कट के आ गया 3/7 आई -2/7 जे प्लस 6/7 के। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। और इसके अलावा बच्चों आपसे कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, आपने साइन ऑफ दी एंगल भी फाइंड करना है। तो साइन कैसे फाइंड करेंगे, साइन का फार्मूला भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड बराबर ए बी साइन थीटा, या ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए क्रॉस बी ओवर अलग से ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी की मैग्नीट्यूड, दोनों की फाइंड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करिए तो ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लीजिए, ए आपको नजर आ जाता है अभी, ये देखिएगा जरा,
चले नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे चले डिस्कस कर सकते हैं। देखें ना, ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया, दैट मीन्स के नहीं, यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा। ये ज़रा देख लीजिए, ये है आपके पास 2i-6j-3 के और बी है 4, 3, 1 -1। तो आपने बच्चों क्या किया, ये ए की मैग्नीट्यूड फाइंड की, 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये आ गया 4 जमा 36 जमा 9, तो ये आ गया 40 और 9 49, 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह आपने बी की मैग्नीट्यूड फाइंड की, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा -1 का स्क्वायर, तो फिर बच्चों आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 16 जमा 9 जमा 1, तो ये आपके पास आ गया 26 ऐड करने के बाद। तो इसका मतलब है साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड किया 35 आई थी हमारे पास, ये हमने ऊपर यूज भी किया, ठीक है ना। और फिर बच्चों ए की मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया 7 आई है और बी की आई है 26, ठीक है। तो ये 7 कट जाएगा, तो ये 7 5 बार 35 होता है, तो 5/26 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास है पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे ही है बच्चों। ए बराबर आपको -i-j-k गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है 2i-3j + 4k। तो सेम एज इट इज आपने यहाँ पे भी क्या करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है बच्चों। तो चलिए कर लेते हैं। ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड की, यूनिट वेक्टर कैसे मिलेगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड डिवाइड किया है बच्चों आपने, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको एक नज़र देखिएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, साइन ऑफ द एंगल के लिए वही काम, ए की मैग्नीट्यूड फाइंड की, बी की मैग्नीट्यूड फाइंड की, और साइन थीटा का फार्मूला है ए क्रॉस बी ओवर ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी है स्क्वायर रूट 78, और ये ए की मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये आपके पास 26/29 के इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है बच्चों, आपको ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, तो आपने बच्चों ए क्रॉस बी फाइंड किया, तो वो एक्चुअली आ गया नल वेक्टर, ठीक है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि ए क्रॉस बी क्या आ गया, नल वेक्टर। याद रखिए कि वेक्टर जो नल वेक्टर होता है ना, ये हर वेक्टर के पैरेलल भी होता है और हर वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होता है। वैसे भी हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे तो बच्चों हमने फाइंड करना है बेसिकली यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि नल वेक्टर का तो यूनिट वेक्टर ना डिफाइंड होता, ठीक है, सिंस ए क्रॉस बी इज नल वेक्टर सो इट्स यूनिट वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, इसका तो यूनिट वेक्टर डिफाइंड नहीं है, तो इसका फिर यूनिट वेक्टर क्या होगा, हेंस इट्स यूनिट वेक्टर विल बी एनी यूनिट वेक्टर। तो भाई कोई भी यूनिट वेक्टर जो है ना वो नल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है, तो ए की मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए, और साइन थीटा किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ओवर ए क्रॉस बी, और ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी की मैग्नीट्यूड। क्योंकि ए क्रॉस बी 0 है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी 0 होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 बच्चों आपके पास आ गई, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट भी बच्चों आपके सामने है। फोर्थ पार्ट देखिए, ए आपको गिवन है i+j, बी गिवन है i-j। तो आपसे कह रहा है कि आप क्योंकि यहाँ पे भी आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो फिर बच्चों क्या कीजिए, फिर बच्चों आपने यहाँ पे क्या करना है, ए क्रॉस बी पहले फाइंड करें, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे बच्चों, तो फिर आपने ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड आ गई, तो फिर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके, सेम जो भी काम हमने किया वही बार बार हमें करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 0/2 0 आ जाएगा, 0/2 0 आ जाएगा, -2/2 -1 आ जाएगा, तो -1 के आ गया, ठीक है, -k आ गया। तो ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। और अब आपने साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है, तो साइन ऑफ द एंगल फाइंड करने के लिए आपको ए की मैग्नीट्यूड चाहिए 2 आ गई, बी की मैग्नीट्यूड चाहिए 2 आ गई। तो अब आपने क्या किया बच्चों, स्क्वायर रूट के साथ सही है, 2 मैं 2 बोल रहा हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये कट के क्या बन गया, 2 स्क्वायर रूट कट जाएंगे ना दोनों के, ठीक है, मल्टीप्लाई हो के तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2/2 कट के ये भी क्या आ गया आपके पास 1, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर बच्चों हमारा काफ़ी लेंथी हो गया, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना 3 से ऑनवर्ड, तो आपको ये वैसे यहाँ पे 4 नज़र आ रहा है, तरतीब में वो आगे पीछे लिखा गया है, मैं आपको पहले 3 करवाऊंगा फिर हम 4 की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह वो जो है ना 3 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया, तो बच्चों आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई है। अगर फिर भी किसी स्टेप में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
और अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें और इसको सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दीजिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।